नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का विषय है समाज कार्य की अवधारणा। और BHW फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक आवश्यक विषय है और अनिवार्य मॉड्यूल में इसको लिया गया है। और ये है आपके सिलेबस की प्रथम इकाई का प्रथम यह चैप्टर है। और इसमें है कि इस विषय को पढ़कर आप व्यवसायिक कार्य और समाज को समझना, समाज की अवधारणा को समझना, समाज का मूल भाव क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके अर्थ क्या है। हम इसमें जानेंगे परिवार, समूह, समुदाय और इनका आपसी रिलेशन कैसा होता है और यह किस तरह से आपसी अंतर संबंध के माध्यम से। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के विकास और समाज के संबंध, पूर्णतः समाज जो भी आगे विकास की गति करता है, यह सब एक दूसरे से इंटरलिंकेज होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखते हैं हम कि मनुष्य का समाज में जन्म हुआ है तो जन्म से उसके साथ में अनेक प्रकार के संबंध जुड़े होते हैं और वह एक दूसरे पर निर्भर होता है। और यह संबंधों का जाल ही पूरा समाज का पूरा ताना बाना है। इस छोटी पूरी सी जो इकाई है उसमें हम देखेंगे कि समाज का केंद्र बिंदु मनुष्य है और यह मनुष्य जो है वह एक छोटी व्यक्ति इकाई के रूप में होता है और वह अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज में एक दूसरे पर निर्भर होता है और इस निर्भरता से वह आपसी एक संबंध स्थापित करता है और तभी संबंध स्थापित करके वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो मुख्य रूप से इसका संबंध 3 सामाजिक स्तरों पर देखा जाता है। आगे बढ़ा, यह है व्यक्ति का संबंध और समूह का संबंध और समूह के साथ संबंध। किसी भी स्तर पर संबंध स्थापित करने के लिए मानवीय उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परंतु सर्वविदित है कि किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज में तो सर्वविदित है कि किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है जिसकी 100% आवश्यकताएं और इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आवश्यकताओं की संतुष्टि ना होने के कारण व्यक्ति में चिंता, कुंठा, हीनता, आर्थिक कठिनाई और असमायोजन का संबंध, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उद्भव होता है। इसके साथ समाधान के लिए मनुष्य अपनी क्षमता, अपना ज्ञान और साधनों के अनुसार सतत प्रयास करता रहता है, परंतु समस्याओं का समाधान स्वयं करने में असमर्थ होता है, अतः व्यक्ति को समाज की जरूरत होती है। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य ने समाज में जन्म लिया और वह आदि मानव के रूप में समाज में रहता रहा, पर धीरे धीरे करके जब वह एक सामाजिक व्यक्ति बना तो उसका जो संबंध है वह एक दूसरे पर निर्भर होने लगा। जैसे अब हम देखेंगे कि सामाजिक कार्य का परिचय या संस्था एक अभिकरण के रूप में है। सामाजिक व्यक्तित्व, सेवा, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्य, शोध और सामाजिक क्रिया, सामाजिक कल्याण, प्रशासन और सामाजिक समूह सेवा, यह सभी समाज कार्य के महत्वपूर्ण कारणों में अपनी प्रकृति स्वभाव से आदिम युग से ही मनुष्य की प्रवृत्ति सहयोग रही। इससे प्रेरित होकर समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या के निराकरण के लिए सहायता प्रदान करने में हर प्रकार से प्रयत्न किया गया। मानव सभ्यता के आरंभ में प्रत्येक समाज में समस्याओं का समाधान, निराकरण करने का प्रयास, समाज के कार्य, इसी प्रकार का प्रयास चलता रहा जिसका जन्म धार्मिक प्रेरणाओं से हुआ और उसके बाद एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान और निदान का जो वैज्ञानिक तरीका है उसे हम समाज कार्य कहते हैं। इसका विकास आधुनिक समाज की जटिल समस्याओं के संदर्भ में हुआ है। वर्तमान स्वरूप में उद्भव से पूर्व इसका स्वरूप धर्म, दान, परोपकार के लिए किए जाने वाली सेवाओं के लिए रूप में जाना जाता था। अतः समाज कार्य की आधुनिक अवधारणा को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक विकास क्रम को मिलते जुलते पृथक तात्पर्य रखने वाले विभिन्न प्रत्यय चर्चा के लिए आवश्यक बिंदु हैं। धर्मार्थ सेवा परंपरागत अवधारणा के अनुसार धार्मिक भावना से प्रेरित होकर निर्धन व्यक्तियों को दान देना स्वैच्छिक समाज का कार्य है। इसी भावना से प्रेरित होकर मिशनरीज और अन्य कार्यों का उद्भव हुआ और इसके साथ अनेक क्रिश्चियन मिशनरी, रामकृष्ण मिशन, बिरला फाउंडेशन
आदि इसके उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि अपने धर्म ग्रंथों में भागवत गीता और रामायण में इस तरह के सारे उदाहरण मिलते हैं कि जो भी धनवान और धनाढ्य है वो अपने निर्धन व्यक्ति जो भी समाज में आइट साइड में हमारे साथ जीवन जीते हैं उनको हम सहयोग करते हैं। यह हमारे धर्म में यह चीज सनातन स्वरूप से बताई गई है। और यहाँ हमारे हिंदू धर्म के साथ साथ में ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में, पारसी धर्म में और जितने भी धर्म इस सृष्टि में हैं सभी में समाज सेवा और धर्मार्थ कार्य के लिए जानकारियाँ हमें पढ़ने, देखने और समझने को मिलती हैं। समाज कार्य और श्रमदान, समाज को प्रायः श्रमदान के साथ भी संबंध किया जाता है। श्रमदान में व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों के हित के लिए निष्काम भावना से और अपने श्रम कल्याण का समर्पण करता है। परंतु श्रमदान को समाज कार्य कहना उचित नहीं है। श्रमदान तथा समाज कार्य में केवल लक्ष्य का अंतर नहीं बल्कि कार्य पद्धति एवं दर्शन की दृष्टि में भिन्नता है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए पर्याप्त प्रशिक्षक आवश्यक है। व्यक्ति की समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की कार्य पद्धति श्रमदान करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रायः मनोवैज्ञानिक होती है। समाज कार्य और परोपकार, समाज को अनेक बार परोपकार भी करना पड़ता है। परोपकार कार्य प्रायः स्वार्थ रहित और श्रम रहित समाज कार्य को पूर्ण स्वार्थ रहित नहीं कहा जा सकता। अद्यपि ऐच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा समाज कल्याण के लिए विभिन्न कार्य बिना पारिश्रम के किए जाते हैं। पेशेवर समाज सेवी के लिए तथ्य लागू नहीं किया जाता, परंतु पेशेवर समाज सेवी के लिए अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं। उसे परिवार पर आश्रित सदस्यों की देखभाल करनी होती है। अतः पेशेवर समाज सेवी संस्थान द्वारा वेतन प्राप्त किया जाता है। और इस पेशेवर समाज सेवी में हम देखेंगे कि हम देखते गुरुद्वारे में भोजन इत्यादि बनाकर वितरण किया जाता है और उसमें जो है देखते हम कि परिवार के बहुत सारे सदस्य लगे होते हैं। अब उनके साथ अपना परिवार जुड़ा है तो इस परिवार को पालन पोषण करने के लिए उन्हें सेवा कार्य भी करना होता और साथ साथ में उनको कुछ मानदेय की राशि भी दी जाती है। इस तरह के भी कार्य किए जाते हैं। अब समाज कार्य की सहायता, समाज कार्य को अनेक बार दुर्घटनाग्रस्त और कमजोर असहाय व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने वाले कार्य भी किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं बाढ़ पीड़ित और अकाल इत्यादि विपत्तियों के समय में लोगों की सहायता करना आवश्यक होता है। सामाजिक कार्यकर्ता इन विपत्तियों के समय लोगों की सहायता करते हैं, परंतु कार्य समाज कार्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुख्य कारण है कि समाज कार्य अस्थायी तथा असामयिक नहीं होता है। पेशेवर संबंधों के उपयोग द्वारा सहायता करना अस्थायी कार्यक्रम है। समाज में जिस प्रकार व्यक्ति की असमर्थता किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, उसी प्रकार समाज भी समाज के लिए सदैव आवश्यक रहा है। किसी दुर्घटना विशेष की समाप्ति हो जाने पर सहायता कार्य जो है वह भी समाप्त हो जाता है। किंतु मित्रों, लेकिन समाज कार्य की आवश्यकता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। समाज और समाज कल्याण, समाज कल्याण का आशय सामाजिक सेवाओं और संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था है और समाज कल्याण जैसे संगठन व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हैरी एम कोजडी के अनुसार समाज कल्याण के अंतर्गत वे संगठित क्रियाएं आती हैं जो संरक्षण, सुरक्षा तथा मानवीय संसाधनों की प्रगति से संबंधित है। इसके विपरीत समाज मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान और कुशलता पर आधारित व्यावहारिक सेवा है। यह विज्ञान और कला दोनों है। समाज कार्य से मिलते जुलते उपरोक्त शब्दों का तात्पर्य समाज कार्य से किस प्रकार भिन्न है, इसको जानने के लिए आइए हम जानना चाहते हैं कि समाज कार्य आखिर है क्या और समाज कार्य की परिभाषाएं। समाज को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। प्रोफेसर राजा राम शास्त्री अनुसार मनोसामयिक समस्याओं के निदान और समाधान का जो नवीनतम तरीका विकसित हुआ है वही समाज कार्य है। एलसी चेनी ने 1926 के अनुसार समाज कार्य में सब ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है जिसका संबंध सामाजिक
संबंधों से है और जो वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। एक और हम देखते हैं, फ्रेंडलैंडर ने 1955 के अनुसार समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका आधार वैज्ञानिक ज्ञान, मानव संबंधों में निपुणता है, व्यक्तियों को अकेले या समूह में सहायता करना है जिससे कि वे सामाजिक एवं व्यक्तित्व संतुष्टि स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1857 के अनुसार समाज कार्य एक कल्याणकारी प्रक्रिया है जिसका आधार मनोविज्ञ, दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान प्रविधि है। इस प्रकार से निपुणताओं से और उसका उद्देश्य व्यक्ति, समूह और समुदायों की सहायता करना है, एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। तो मित्रों, इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय धर्म और दर्शन में जो है समाज सेवा, समाज कार्य, यह एक प्रकार के हमारे आचरण का विषय है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इसको पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसको हम वह जो है समाज कार्य को एक प्रोफेशनल जो बोलेंगे प्रोफेशन में उन सब चीज़ों को अपनाने की बात करते हैं। इसी प्रकार से अर्थर फ्रिक के अनुसार समाज कार्य सेवाओं का ऐसा विधान है जो व्यक्ति को एकाकी या सामूहिक रूप में वर्तमान या भावी मनोसामायिक बाधाओं को निपटाने और सहायता देता है जो कि उसे समाज में पूरा या प्रभावशाली रूप से भाग लेने से रोकती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर समाज कार्य की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका आधार मानवीय संबंधों के ज्ञान और संबंधों में निपुणता से है, जिसका संबंध अभ्यंतर व्यक्तित्व अथवा अंतर व्यक्तित्व समायोजन संबंधी समस्याओं से व्यक्तित्व सामूहिक और सामुदायिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने से होता है। अब हम यह जानेंगे मित्रों कि समाज कार्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब इन विशेषताओं के आधार पर एक विशेष वैज्ञानिक ज्ञान है जिसका संबंध है मानव व्यवहार और उसके परिवर्तन से है। वास्तव में समाज कार्य की मुख्य विशेषता जो कि इससे अन्य व्यवसायों से भिन्न करती है, अन्य यह है कि जिसमें मानव व्यवहार का ज्ञान हो और जिसका विश्लेषण करना और उसमें परिवर्तन करने की निपुणता पाई जाती है। इसीलिए प्रत्येक समाज कार्यकर्ता एक अभ्ययकर्ता और उसके संबंध, उसकी तुलना उसके शारीरिक रोग चिकित्सक से की जाती है। एक शारीरिक रोग चिकित्सक शारीरिक रोग या संतुलन की चिकित्सा करता है और एक समाज कार्यकर्ता मनोसामाजिक रोग और संतुलन की चिकित्सा करता है। इस प्रकार जो है शारीरिक रोग चिकित्सक अपने रोगी के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता भी सेवा भावी के प्रति उत्तरदायित्व रखता है। अब इसको हम इस बात से समझ पाएंगे मित्रों कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वह अपने समाज के व्यक्तियों के साथ एक अंतर संबंध स्थापित करता है और वह अंतर संबंध जो होते हैं उससे वह उसकी समस्याएं जानता है, उसके मनोविज्ञान को समझता है, उसके अंतर भाव को समझकर उसकी समस्या का निराकरण वह उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से एक मानसिक चिकित्सक अपने रोगी के साथ व्यवहार करके और उसको किस प्रकार की दवाइयाँ देना है और उसको ठीक करना है। ठीक इसी प्रकार से एक सामाजिक अच्छा कार्यकर्ता जो होता है वो समाज में व्यक्तियों के भाव और भावनाओं को समझकर उसके निराकरण में सहयोगी भूमिका निभाता है। समाज कार्य विशेष रूप से उन समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देता है जिसका संबंध आंतरिक और बाह्य समायोजन है। समायोजन दो प्रकार का होता है, व्यक्तित्व समायोजन और अभ्यंतर व्यक्तित्व समायोजन। अभ्यंतर व्यक्तित्व समायोजन का अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उसके मनोवृत्तियों और मूल्यों के मध्य समन्वय, एकीकरण एवं संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयास करना। इसका संबंध मनुष्य के आह शक्ति से होता है और मनोवृत्ति संबंधी एकीकरण एवं संतुलन के लिए अहम का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अभ्यंतर समायोजन में अगर आप किसी की समस्या को हल करने के लिए आप उसको सहयोग कर रहे हैं तो उसके मनोविज्ञान को, उसकी कार्य पद्धति को और उसके सारे भाव विचारों को आपको समझना
आवश्यक है। अब अंतर व्यक्तित्व समायोजन, अंतर व्यक्तित्व समायोजन का संबंध किसी व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच संबंध से होता है। समाज कार्य अपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि पर बल देता है। आवश्यकताएं जब नहीं होती है तो वे समस्या का रूप धारण कर लेती है और आवश्यकताओं के पूरे होने के कारण व्यक्ति का समायोजन प्रभावित होता है। अतः समाज कार्य व्यक्ति की सहायता करता है और वे अपनी शक्तियों और सामाजिक साधनों के पूर्ण उपयोग द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके। समाज कार्य में इन 3 प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। अब यह विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी हैं तो हम जानेंगे कि व्यक्तित्व आवश्यकताओं के लिए सामाजिक व्यक्तित्व सेवा 1, नंबर 2 व्यक्तित्व आवश्यकताओं के लिए सामूहिक सेवा कार्य और तीसरा है सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए सामुदायिक संगठन। समाज कार्य व्यक्ति समूह और संस्थाओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सामाजिक साधनों का एकीकरण है और समन्वय करता है और उन्हें गतिमान करता है। समाज कार्यकर्ताओं को इन संस्थाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं का पूरा ज्ञान होता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। यह आवश्यकताएं और साधनों में समायोजन स्थापित करने की निपुणता रखता है और साधनों को विकसित करने की विधियों का भी ज्ञान रखता है। समाज कार्य समस्याओं का निराकरण भी करता है और विरोध भी करता है। इस संबंध की बात प्रयत्न करती है कि एक और तो समस्याओं को सुलझाया जाए और दूसरी ओर उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो समस्याओं को जन्म देती है। समाज कार्य में निरोधात्मक कार्यक्रमों में बड़ा महत्व समझा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज कार्य व्यक्तियों, समूह और समुदायों में आत्मनिर्देशन और आत्मनिर्भरता को उत्पन्न करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता देता है। उसके कारण असामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है। अब हम जानेंगे कि समाज कार्य का आखिर उद्देश्य है क्या। तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व और व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। समाज कार्य का एक अपवाद नहीं है। समाज कार्य का प्रयोग आम जनता की भलाई के लिए किया जाता है। इसके लिए सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है और मानव के कल्याण की वृद्धि होती है। इस दृष्टि से समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समूह, समुदाय के कल्याण और उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो हम एक और देखेंगे कि हमारे पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है रामायण और भागवत, और इन सब ग्रंथों में केवल सेवा और समाज में लोगों को सहयोग और सहायता की जाए उसके संबंध में ही पूरा लेख है। और इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगी कि इन ग्रंथों का भी अवलोकन साथ साथ में करें, क्योंकि समाज के ताने बाने में, संबंधों के ताने बाने में हमारे पुराने ग्रंथ, हमारे रीति रिवाज और हमारे कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे हो। इस दृष्टि से समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समूह और समुदाय के कल्याण के उच्चतर भाव को पहुंचाने में सहायता करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जैसे व्यवसायिक में जैसे औषधि, कानून तथा अध्यापन आदि की प्रणाली से यह भिन्न है। समाज कार्य की पद्धति उन सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार किया जाता है जो व्यक्ति, समूह और समुदाय के जीवन को प्रभावित करता है। व्यवसायों की पद्धति में भी सेवार्थी की समस्याओं का निदान व उपचार प्रयास किया जाता है, परंतु इन व्यवसायों की पद्धति का संबंध आवश्यकताओं के एक विशेष पहलू पर सीमित है। प्रत्येक विपरीत समाज कार्य मनुष्य की मनोसामाजिक समस्याओं के संबंध में जो मनुष्य जीवन के किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं है, इसके उद्देश्य बड़े व्यापक होते हैं। इसमें एक पाश्चात्य हैमिल्टन ने समाज कार्य के उद्देश्य को दोहराया हुआ बताया है, और एक और शारीरिक व भौतिक कल्याण और दूसरी और संतोषजनक संबंध
द्वारा सामाजिक अभिवृद्धि। इसके अनुसार समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति, परिवार, समूहों और सामाजिक संबंधों को सहायता करना ही नहीं अपितु स्वास्थ्य और आर्थिक स्तरों को बढ़ाकर सामान्य सामाजिक दशाओं का सृजन करना है। और इसी प्रकार हर्बर्ट विश्नोव के अनुसार समाज कार्य व्यक्तियों को संस्थागत ढांचे के साथ में सहायता करता है और संस्थागत ढांचे के उचित क्षेत्रों में संवर्धन का प्रयास करता है। अतः समाज कार्य के लिए विविध उद्देश्यों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। अब इसमें हम जानेंगे कि सामान्य सामाजिक दशाओं में सुधार। समाज कार्य के अंतर्गत व्यवस्थित जैविकी एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। समाज कार्य प्रणाली में उस आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है और इसके बीच लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक व्यवस्थापन और समस्याओं को हल करने के लिए कार्य तैयार करते समय समाज सेवी व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक किसी भी पहलू का बहिष्कार नहीं करता। जिस समुदाय में व्यक्ति जीवन जीता है उसकी स्थिति सदा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इस प्रकार समाज कार्य की पद्धति वैध है। उसका लक्ष्य व्यक्ति, परिवार, समूह के व्यक्तियों को उसके सामाजिक संबंधों को सहायता प्रदान करना मात्र नहीं बल्कि उसका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य, आर्थिक स्तर, कार्य की दशा तथा आवास के स्तर में सुधार कर सामान्य दशाओं में सुधार करना है। निर्धन तथा धनवान व्यक्ति दोनों को सहायता। सामाजिक कार्य के आरंभिक स्वरूप जैसे कि निर्धनों की सहायता एवं दान के लिए अंतर्गत समाज के दयनीय स्थिति वाले निम्न वर्ग को ही महत्व दिया जाता है, जैसे अंधे, लूले, लंगड़े, विकलांग, बीमार और केवल जीवित रहने भर की सहायता उनको दी जाए या उन्हें समाज में नए सिरे से व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का प्रयास नहीं किया जाता अपितु वर्तमान कार्य, उनके उत्तरदायित्व, उनके वर्ग और उनमें उनके प्रॉब्लम से उनको मुक्ति मिल पाए। समुदाय के सभी वर्गों को उसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है और समाज कार्य सेवाओं द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों को सहायता करता है। अब समाज के साधन व शक्तियों का उचित उपयोग। समाज का लक्ष्य जहां समाज के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को सहायता करना, दूसरी ओर उद्देश्य और समाज के साधन शक्तियों का उपयोग करना। समाज कार्य में सामाजिक संस्थाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं समाज कल्याण संस्थान, स्कूल, अस्पताल, धार्मिक प्रतिष्ठान, न्यायालय इत्यादि। सामाजिक संस्थाएं समाज में सहायता जैसे माध्यमों पर कार्य करती है, जिस व्यक्ति को अपनी विविध आवश्यकताओं को संतुष्ट करने एवं अपनी समस्याओं को समाधान करने में समर्थ होता है। व्यक्ति की इन विविध आवश्यकताओं में से आवश्यकताएं जैसे कि वृद्धा अवस्था, बीमारी, शारीरिक स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं, उसका समाधान करना व्यक्ति के साधनों से बाहर है। व्यक्ति एवं समाज का कल्याण। समाज कार्य में एक और समाज का ध्यान केंद्रित होता है, दूसरी ओर समाज को निर्मित करने और व्यक्तियों के ऊपर। दूसरे शब्दों में समाज कार्य का उद्देश्य व्यक्ति के कल्याण के लिए होता है, जीवन व्यतीत करना, उसके उद्देश्य की प्राप्ति करना, वास्तविक स्थिति में उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित करता है। सर्वप्रथम व्यक्ति की वास्तविकता को ज्ञात करने में मदद करता है, उसके व्यक्ति को अपनी प्रस्तुत वास्तविक स्थिति में सुधार करने में सहायता देता है। इसके साथ साथ समाज कार्य और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के विरुद्ध समस्त शक्तियों को क्रियाशील करता है, जैसे उसकी अगर स्थिति खराब स्वास्थ्य, उसका खराब मानसिक पीड़ा, निराशा समाज विरोधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। संघर्ष की स्थिति में समाज कार्य कठिनाइयों का सामना करने तथा उन्हें हल करने में मदद देता है। ऐसे लोगों को उनके लाभ के लिए सुलभ सामाजिक सेवाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। पांचवें विषय पर हम बात करेंगे कि व्यक्तियों तथा परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग। उन उद्देश्यों के लिए समाज कार्य, सामाजिक कार्य के लाभों, पेंशन, सेवा संस्थान का सहयोग,
व्यक्तियों के द्वारा परिवार को आर्थिक सुविधा प्रदान करना और साधनों के उपयोग में चिकित्सा की सुविधा, मानसिक उपचार, सांस्कृतिक तथा शिक्षात्मक, व्यावसायिक और निदेशन, प्रशिक्षण और मनोविज्ञान, मनोरंजन की सुविधाओं के संबंध में उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। समस्याओं के मूल में निहित कारणों का उन्मूलन। अब समाज कार्य का मूलभूत मान्यताओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक मानवीय समस्याओं के मूल में किसी न किसी प्रकार का एक कारण निहित होता है। यह समाज कार्य में सेवार्थी की आवश्यकता और समाज में समय पर सहायता की जाती है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न किया जाता है जिससे सामाजिक दशाओं का उन्मूलन किया जा सके, जो कि मानवीय पीड़ाओं को अव्यवस्थान के लिए उत्तरदायी होता है। व्यक्ति तथा समूह के सामाजिक व्यवस्थापन के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विचार किया जाता है और उसके साथ ही व्यक्ति समूह संबंधित होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों के समूह के मूल्य समाज सेवा के निजी मूल्यों से भिन्न होते हैं। अतः समाज सेवी सदैव यह प्रयास करता है कि वह भिन्नता में उन व्यक्तियों और समूहों के प्रति किसी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रस्त होकर विकास न करे। वह व्यक्ति तथा समुदाय को अपने संतोषपूर्ण उपलब्धि के लिए अवसर सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्रीय और मानवीय आदेशों के प्रति प्रयास। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त समाज कार्य के अंतर्गत अनुचित कार्य तथा व्यवहार का कार्य प्रकार समर्थन नहीं किया जाता। यह सदैव व्यक्ति समुदाय को संतोषपूर्ण जीवन को प्राप्त करने में मदद करता है। यह व्यक्ति तथा समूह की आर्थिक संवेदनाएं समस्याओं के समाधान नहीं करता, बल्कि उसके स्वनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार समाज कार्य मनुष्य की प्रतिष्ठा, अधिकार और उन्नत जीवन, सुरक्षा, स्नेह तथा मान्यता को प्राप्त करने में मदद करता है। और बाल्टर ने फ्रेटलैंडर के शब्दों में समाज कार्य लोकतांत्रिक आदेशों और मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने और नागरिकों के लिए सुंदर जीवन का स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा और स्नेह, स्वीकार, मान्यता और संबंधों का सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि समाज कार्य का आखिर महत्व क्या है और समाज कार्य का महत्व क्यों आवश्यक है। तो समाज कार्य के महत्व की मुख्य संबंध समस्याओं के समाधान से है। अतः समस्याओं को हल करने, समाज की क्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए समाज कार्य का विकास हुआ है। और समाज की अधिकांश समस्याएं जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आवश्यकताओं को अपर्याप्त पूर्ति के कारण उत्पन्न होती है। सेवार्थी की मूलभूत आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान और समाज कार्य का यही मुख्य लक्ष्य है। इस संबंध में आवश्यकता का आशय अभाव से है, अतः पर्याप्त जीवन के स्तर को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से दूर करना आवश्यक है। यह प्राथमिक आवश्यकताओं को सर्वप्रथम स्थगित जीवित रखने तथा जीवन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, किंतु मनुष्य के लिए जीवित रहना पर्याप्त नहीं है और उसके लिए वित्तीय आवश्यकता के ऊपर भी विचार किया जाता है। इसीलिए समाज कार्य में आर्थिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों को भी महत्व दिया जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तित्व एवं सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः समाज के अभिकरण रूप में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए परिवार तथा राज्य किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती। इस प्रकार किसी भी कार्य में भूमिका का निर्धारण तथा समय का प्रकट आवश्यकताओं के द्वारा ही होता है। वर्तमान समाज में सामाजिक कार्य की भूमिका व्यक्ति एवं समुदाय की संपन्नता को आश्वस्त करते तथा सीमित नहीं रहता है। यह कार्य दो मुख्य लक्ष्यों से संबंधित है। सर्वप्रथम समाज कार्य में स्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन को प्राप्त करने में सहायक होता है।
दूसरा है द्वितीय, वह व्यक्ति जो समुदाय के अंतर्गत उन क्षमताओं को उत्पन्न करने का प्रयास करता है जिसके लिए पर्याप्त और सृजनात्मक जीवन संभव होता है। इस संबंध में आर्थर ई फ्रंट ने लेखकों के निम्न कथन हैं, हम जानेंगे अब इनकी परिभाषा क्या है। वर्तमान में इस व्यवसाय की भूमिका को देखते हुए हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि इसका कार्य दो लक्ष्यों को पूरा करता है। सर्वप्रथम उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो कि जीवन को यथासंभव संतुष्ट करने में मदद करे, और द्वितीय लोगों को समुदाय के अंदर क्षमताओं का विकास करना जो अच्छी तरह से जीवन जी सके। तो मित्रों, प्रत्येक कार्य में हम यहाँ विचार और भाव में यहाँ जो विद्वान बता रहे हैं कि मनुष्य को केवल जीवन जीना ही आवश्यक नहीं है, उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और उसके मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि उसके सांस्कृतिक विचार और मूल्यों को समझकर उसको सहयोग करना भी आवश्यक होता है। और इस चैप्टर के सारांश में यह है कि इस इकाई में विशेष रूप से समाज कार्य को समझने के लिए अवधारणा व्याख्या में दिया गया है कि अवधारणा को समझने से समाज कार्य के स्वरूप को समझने में आसानी होगी। विभिन्न विद्वानों द्वारा समाज कार्य से संबंधित दी गई परिभाषाओं को समझने में, समाज कार्य के मूल तत्वों को समझने में विद्यार्थियों को आसानी होगी, और समाज कार्य के लिए विभिन्न उद्देश्यों के अध्ययन से विद्यार्थियों को समाज कार्य द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति वह क्षेत्रीय कार्य में कैसे कर सकता है, यह महत्व आज के संदर्भ में क्यों आवश्यक है, और यह बताया गया है कि विद्यार्थियों को उक्त इकाई के संबंध में पूर्ण ज्ञान हो सके। तो मित्रों, आज के इस चैप्टर में हमने विशेष रूप से समाज कार्य क्या है, समाज कार्य का महत्व क्या है, समाज कार्य की कितनी परिभाषाएं हैं और हमारे यहाँ के विद्वानों के द्वारा और पाश्चात्य विद्वानों ने उस संबंध में क्या विचार रखा है, इन सब पर आज हमने चर्चा की है। अगले सत्र में हम इसके आगे के चैप्टर पर बात करेंगे। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत।